हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं गंगा टाइम्स.com। आज हम देश की एक राजनीतिक खबर पर चर्चा करेंगे। उत्तराखंड के बारे में चर्चा करेंगे कि उत्तराखंड के जो सीएम है तीरथ सिंह रावत, उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। इसमें बड़ी बात यह है कि अभी कुछ महीने पहले ही वो मुख्यमंत्री बने थे। त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफे के बाद क्यों उन्होंने ऐसा किया, क्या इसके रीजंस हैं, आज इसके बारे में हम बात करेंगे आपसे। और इसके लिए मैंने नोट्स भी तैयार कर लिया है। आज जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस इन उत्तराखंड जो है कोई नई बात नहीं है। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 20 साल उसके फॉर्मेशन के बाद 2000 के आसपास में 2001 में बना था। उसके बाद 20 साल हुए हैं और 8 चीफ मिनिस्टर्स हो चुके हैं। ठीक है, 8 चीफ मिनिस्टर्स में से सिर्फ एक चीफ मिनिस्टर, जो पहले जो चीफ मिनिस्टर थे, सिर्फ उन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया था और किन्हीं ने भी 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया था। हरीश रावत थे कांग्रेस से, इसके पहले उन्होंने भी नहीं किया था। उसके बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत आए, उन्होंने भी नहीं किया। और उसके बाद अभी तीरथ सिंह रावत, उन्होंने भी 5 साल के, उन्होंने तो 1 साल भी नहीं पूरा किया, अभी तो कुछ महीने पहले बने थे। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफे के पीछे 3 कारण माने जा रहे हैं। पहला है कि वो एक कमजोर मुख्यमंत्री के रूप में उभर रहे थे। भाजपा उनको ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में देख रही थी जो कि अगला चुनाव नहीं जीत सकते हैं उनके नेतृत्व में। ठीक है, उनके बहुत सारे क्रिटिसिज्म भी हुए, कोविड के कारण क्रिटिसिज्म हुए। बाकी पंडित लोग बहुत नाराज हैं, वहाँ के महान जो ऋषि हैं नाराज हैं। दूसरा कारण ये बताया जा रहा है कि चूंकि वो कमजोर लीडर हैं, तो वैसे तो वो एमपी थे पहले, तो एमपी थे तो उनको फिर से चुनाव जीतना था। लेकिन आपको भी पता है कि सांसदों का जो इलेक्शन होता है उसमें जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो खुद के फेस के साथ नहीं जीतते हैं। वो नरेंद्र मोदी जी के, जो भाजपा की तरफ से मैं बताता हूँ, तो नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे जीतते हैं। तो फिर कहीं ना कहीं उत्तराखंड में जो भाजपा की सरकार है उसको लग रहा था, या भाजपा का जो आला कमान है उसको लग रहा था कि हरीश रावत अपने दम पर बाईपोल जो है नहीं जीत सकते थे। अब इसके पहले आपको ये जानना जरूरी है कि जो बाईपोल्स होने वाले हैं वो उत्तराखंड में 2 जगह होने वाले थे। आपको बताता हूँ, मैंने आपको बताया कि 25 ऐसे सीट्स हैं, पूरे इलेक्शन कमीशन ने डिक्लेयर किए थे पिछले कुछ दिन पहले कि 25 ऐसे सीट्स, असेंबली सीट्स हैं जहाँ पे इलेक्शन होना है। और उत्तराखंड में 2 ऐसे सीट्स हैं। कहाँ कहाँ है भाई? तो गंगोत्री और हल्द्वानी। गंगोत्री से पहले बीजेपी के एमएलए थे और हल्द्वानी से कांग्रेस के। हल्द्वानी कांग्रेस का गढ़ माना जाता है और गंगोत्री पिछले कुछ वर्षों से वहां भाजपा जीतती आई है। तो ऑब्वियसली तीरथ सिंह रावत को अगर 6 महीने के बाद, मतलब अगर 10 सितंबर के बाद भी मुख्यमंत्री रहना था तो उनको जीत के आना पड़ता फिर से कहीं ना कहीं से। और ऑब्वियसली वो हल्द्वानी तो होती नहीं क्योंकि वो कांग्रेस का गढ़ है, उनके लिए बहुत ही टफ सीट माना जा रहा था। और फिर गंगोत्री की सीट से वो खड़े होते। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ था कि गंगोत्री की सीट से भी उनके चांसेस कम माने जा रहे थे। उसका क्या रीजन था कि एंटी इनकम्बेंसी थी। एंटी इनकम्बेंसी क्यों थी? कि वहाँ के जो महंत हैं, पंडित थे, वो भाजपा से खुश नहीं है। क्यों नहीं खुश हैं? क्योंकि कोविड के कारण क्या हुआ है कि बहुत सारे मंदिर जो हैं उनको सरकार ने अपने कस्टडी में ले लिया है और वो नहीं खोला है। और होता क्या है कि जो पंडित जो लोग हैं, तो उनका जो कमाई का साधन है, कमाई के साधन एक्चुअली क्या है? जो टूरिज्म है, रिलीजियस टूरिज्म है। हिंदू धर्म के बहुत सारे मंदिर हैं, केदारनाथ देखो, बद्रीनाथ देखो, आपको फिर हरिद्वार में भी जाते हैं, तो ये फिर ऋषिकेश है, ये सारे उत्तराखंड में पड़ते हैं। तो तो यही लोग, और रेवेन्यू जनरेट होता है। तो महंत लोग इससे बिल्कुल खुश नहीं थे। और कुछ दिन पहले सरकार ने तो ये भी कह दिया था कि हम सारे मंदिरों को अपने कस्टडी में लेते हैं, तो इस कारण से भी कुछ नहीं। तो और खास करके तीरथ सिंह रावत से भी वो खुश नहीं है। ऊपर से ये कुंभ मेला हुआ, तो इस कारण से भी गंगोत्री सीट भी टफ मानी जा रही थी। अच्छा, अब होता क्या? तो भाजपा क्यों डर रही थी हार से? हार से इसलिए डर रही थी, एक और रीजन माना जा रहा है कि मान लीजिए कि तीरथ सिंह रावत अगर गंगोत्री से अपनी सीट गंवा बैठते तो कांग्रेस जो है अपोजिशन पार्टी है और वो मजबूत अपोजिशन है, बाकी राज्यों की तरह नहीं है। वो उत्तराखंड में कांग्रेस मजबूत है, तो वो अगले चुनाव में इस मुद्दे को लेकर चलती कि जो सीएम अपना सीट नहीं बचा सकता उन लोगों का ख्याल कैसे रखेगा। तो अगले साल जो चुनाव होने वाले हैं, 6, 7, 8 महीने हैं बचे हुए। अगले साल उत्तर प्रदेश के साथ ही चुनाव होंगे मार्च महीने में। तो 7-8 महीने बचे हैं इलेक्शन में, और उसके पहले चीफ मिनिस्टर का हार जाना फिर ये बहुत अच्छी बात नहीं होती। और ऊपर से एक और फैक्टर हुआ कि आम आदमी पार्टी भी वहाँ अपने पैर जमाने स्टार्ट कर दिए हैं, और उसने आर्मी के वेटरन को वहां से खड़ा किया। मैं नाम भूल रहा हूँ उनका। तो उनसे भी ऐसा लग रहा था कि इनको हारने का एक चांस, हारने का डर लग रहा था, और इसीलिए तीरथ सिंह रावत को शायद मतलब स्टेप डाउन करना पड़ रहा होगा। एक और कारण है ममता बनर्जी का। आप सोच रहे होंगे कि पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड में क्या ऐसा सिमिलैरिटी है हो सकता है।
देखिए, ममता बनर्जी भी नंदीग्राम से अपना चुनाव हार गई थी बंगाल में जो इलेक्शन हुआ था, तो ममता बनर्जी चुनाव हार गई थी। उनका 6 महीना पूरा होने वाला है 2 नवंबर को। मतलब 2 नवंबर से पहले ममता बनर्जी को अपनी सीट से फिर से दोबारा मतलब किसी और सीट से चुनाव जीतना था, और इसके लिए भवानीपुर के जो एमएलए हैं तृणमूल कांग्रेस के, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और सीट खाली कर दी थी, ताकि ममता बनर्जी वहां से फिर से मतलब बाईपोल हो तो वहां से जीत सकें और फिर से बन सके। अब देखिए, भाजपा, ये ऐसा माना जा रहा है, मैं कंफर्म नहीं कर सकता हूँ, लेकिन विशेषज्ञों का ऐसा मानना है कि भाजपा की ये टैक्टिक हो सकती है। अगर बाईपोल उत्तराखंड में होंगे तो पश्चिम बंगाल में भी होने चाहिए, क्योंकि 25 सीट खाली है। और मैं आपको बता दूं, एक और चीज का मैं आपको मेंशन करना चाहूंगा कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 इलेक्शन, जैसे मैंने आपको बताया कि 6 महीने के अंदर इलेक्शन करवाना है, तो बाईपोल किस सिचुएशन में नहीं हो सकते। कभी कभी ये भी तो हो सकता है ना, बहुत बारी होता है कि मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट या इलेक्शन कमीशन जो है इलेक्शन कराने का निर्णय नहीं लेती है, तो बाईपोल किस कारण से नहीं हो सकते, किस सिचुएशन में नहीं हो सकते, इसमें दिया गया है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में 1951 के सेक्शन 151A 151A में 2 ऐसे एक्सेप्शंस दिए गए हैं जिसके कारण इलेक्शन नहीं भी बाईपोल नहीं भी करवाए जा सकते हैं। उसमें क्या है कि अगर जो विधानसभा चुनाव है उसमें 1 साल से कम का समय बचा हुआ है, तो भारत सरकार या फिर इलेक्शन कमीशन जो है इलेक्शन ना भी करवा सकती है, क्योंकि अगले साल तो चुनाव होना ही होना है। दूसरा दिखा गया है कि डिफिकल्ट टू होल्ड इलेक्शन, अगर इलेक्शन करवाना मुमकिन नहीं है, जैसे कोविड के कारण मुमकिन नहीं है, तो रीजन दे सकते हैं कि सरकार की कोरोना वायरस फैला हुआ है तो नहीं हम वहाँ पे इलेक्शन करवाएंगे, या बहुत सारे कभी कभी जैसे जम्मू कश्मीर में कभी कभी नहीं होता है इलेक्शन, क्योंकि हो सकता है कि वहाँ पे आतंकवादियों का हमला हो सकता है, बहुत सारे रीजन हैं, इस कारण से भी इलेक्शन नहीं करवाए जा सकते हैं। लेकिन अगर आपने उत्तराखंड में बाईपोल करवाने का निर्णय लिया है तो आपको बंगाल में भी करवाना पड़ेगा। आप ये तो नहीं कर सकते हैं कि उत्तराखंड में कोविड है और बंगाल में नहीं है, और खास करके कुछ 1-2 महीने पहले ही, मतलब 2 मई को निकला है ना वहाँ पे रिजल्ट, तो कुछ महीने पहले तो वहाँ पे इलेक्शन हुआ ही है, तो आप ये नहीं कर सकते कि वहाँ पे इलेक्शन है नहीं है, क्योंकि पैन इंडिया के लिए आपको मानना पड़ेगा सारे नियम। ठीक है, तो ये हाँ, तो अब हो सकता है कि केंद्र की जो भाजपा सरकार है वो ये सोच रही होगी कि अगर हम यहाँ से इलेक्शन करवाते हैं, उत्तराखंड में इलेक्शन करवाते हैं, तो बंगाल में भी करवाना पड़ेगा, और फिर ममता बनर्जी वहां से चुनाव जीत जाएंगी और मुख्यमंत्री बन जाएंगी। तो एक तो बदला लेने की, जैसे आप देख ही रहे होंगे कि केंद्र सरकार और पश्चिम बंगाल की सरकार किस तरह से एक दूसरे पे हमलावर हो रही है, तो ऐसा हो सकता है कि उनको बदला लेने के लिए या कुछ सेटबैक देने के लिए, जो भी हो सकता है, ये कारण माना जा रहा है ऐसा। फिर मैंने आपको बताया कि बीजेपी के पास फेस नहीं है, कोई मजबूत फेस नहीं। तीरथ सिंह रावत को एक वैसा चेहरा नहीं माना जा रहा है जिस चेहरे को लेकर 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा इलेक्शन के लिए जाए, क्योंकि ये इलेक्शन भी नहीं जीते हैं ना। त्रिवेंद्र सिंह रावत का तो कहा जा सकता है कि उनके नाम पे इलेक्शन लड़ा गया था, या जो भी है वो पहले से थे, तो ऐसा कुछ कहा जाता है, लेकिन इनके पास फेस नहीं था। अब आप बात कर सकते हैं कि फेस है कौन भाई, तो एमएलए की अगर बात करें, अगर आप वहां विधायकों की बात करें तो 2 नाम आ रहे हैं, धन सिंह रावत और सतपाल महाराज। ये दोनों ठाकुर कम्युनिटी से आते हैं और संगठन पे बहुत अच्छी पकड़ है इनकी। 2 और नाम बताए जा रहे हैं जो कि एमएलए तो नहीं है लेकिन एमपी में है, केंद्र में है, वो संसद में बैठते हैं। अनिल बलूनी का नाम आपने पिछले साल भी सुना होगा, बहुत ही मजबूत लीडर है। और रमेश पोखरियाल निशंक जो कि एजुकेशन मिनिस्टर भारत के, वो पहले भी उत्तराखंड के सीएम रह चुके हैं और एक बड़े कद्दावर नेता हैं। तो हो सकता है कि भाजपा उनको फिर से उत्तराखंड की राजनीति में लाने की कोशिश करे, क्योंकि एक मजबूत चेहरा चाहिए यार। क्योंकि अब आप सोच रहे हो कि चुनाव तो ये लोग मोदी जी के नाम पे जीतते हैं, ऐसा नहीं है। आप झारखंड में देख लीजिए, ठीक है, मध्य प्रदेश में जो इलेक्शन हुए थे, फिर राजस्थान में हुए, फिर छत्तीसगढ़ में हुए, ऐसे बहुत सारे इलेक्शन हुए जहां पे इनको मुंह की खानी पड़ी। आप ये मान लेना कि असेंबली इलेक्शन में भी, विधानसभा के चुनाव में भी नरेंद्र मोदी जी का चेहरा काम करता है, ये नहीं है, वो आपको एक मजबूत फेस चाहिए। बाकी देखते हैं आगे कौन से मुख्यमंत्री भाजपा की तरफ से चुने जाते हैं, और बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहें gangatimes.com। लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।